क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। तो भी यहाँ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। और पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं भैया जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स, जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 2 3, काउंटिंग कोई जीरो से थोड़ी स्टार्ट करेगा। तो काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट होने वाले। अब काउंटिंग में पहले 1 आएगा, अब 1 के बाद वो 1.1 नहीं बोलेगा, वो सीधा क्या बोलेगा? 2। तो इट मीन्स 1 2। 1.2 वो बोलने वाला नहीं है काउंटिंग में, तो 1.2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5, ये सभी क्या है भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब इनको ध्यान रखेंगे भी। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? द नेचुरल नंबर विद जीरो। मतलब आप नेचुरल नंबर में ऐड कर दो जीरो को, उसके साथ जीरो और लेके चलो तो वो होल नंबर बन जाएगा। तो 0 1 2 3 और वहाँ कहाँ तक जाएंगे भी? इन्फिनिटी तक, मतलब चलते रहेंगे। अब एक टर्म आती है उसके बाद भी, इंटीजर। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर का पॉजिटिव भी लेंगे आप इसमें और नेगेटिव भी लेंगे, और साथ में क्या रखेंगे? विद जीरो। तो उनको आप क्या बोलते हो भी? इंटीजर बोलते हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इधर -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है भी, और साथ में ये कौन है यहाँ पे? जीरो। तो इनको आप क्या बोलते हो भी? इंटीजर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो मेन कंसेप्ट है वो आपका इन तीनों को लेके है, और जिसमें से सबसे ज़रूरी है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। वो आपको बताया गया था कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो 1 2 3 ये आपके सभी के सभी क्या है भी? पॉजिटिव इंटीजर हैं अप टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? जैसे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके वो कहाँ जाएंगे? -3 -2 -1, ये सभी आपके नेगेटिव इंटीजर हैं। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो कोई नेगेटिव ना हो। अब यहाँ पे ये तो सभी पॉजिटिव है, लेकिन जो जीरो है, क्या जीरो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या जीरो एक नेगेटिव नंबर है, तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आप कहोगे नहीं। क्या नेगेटिव है? नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव में 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, और ये चलते रहेंगे कहाँ तक भी? फिर से इन्फिनिटी तक। अब समझने वाली बात ये है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर में ये सभी के सभी तो पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ में एक और चीज़ आ गई है, जीरो। पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में यही डिफरेंस है कि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप मेरे को सिंपली कहोगे कि सर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब सेंस तो यही आ रही है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव तो होगा, साथ में एक और चीज़ है जो जीरो नॉन नेगेटिव में काउंट होगा। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे। अब नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि जो पॉजिटिव ना हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ नेगेटिव होंगे, ठीक है, लेकिन क्या जीरो पॉजिटिव है? नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो नॉन पॉजिटिव में जीरो भी इंक्लूड होगा, -1 -2 -3 ये चलता रहेगा। लेकिन हमें ये वाली टर्म ज़्यादा जरूरी है, नॉन नेगेटिव। कांस्टेंट। अब इसके बाद अगली टर्म है कांस्टेंट। आपको पहले से पता होगा वैसे कांस्टेंट क्या है? कोई भी फिक्स वैल्यू, एनी फिक्स वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। किसी भी फिक्स वैल्यू को मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 14 है, ये फिक्स है तो इसको कांस्टेंट बोल देंगे। अब -7 है, कांस्टेंट है। 2/3 कांस्टेंट है। या फिर मैं कह सकता हूँ एनी नंबर, कोई भी नंबर आपका क्या होगा भी? हमेशा फिक्स होता है कोई भी नंबर, तो इसलिए आप उस नंबर को क्या बोलते हो? कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई क्या है, तो पाई भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू को फिक्स लेके चलते हैं, 1 पॉइंट चलती रहेगी। तो ये एक फिक्स वैल्यू है, तो पाई भी कांस्टेंट होगा। तो जो भी चीज़ है कांस्टेंट हो, जो भी चीज़ फिक्स होगी उसको आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट। अब बात करते हैं वेरिएबल की। देखो वेरिएबल दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक तो वेरी और प्लस में एबल। और वेरी वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंट, ठीक है, और एबल वर्ड का मीनिंग क्या है? जो ये वैल्यू रखने में एबल हो, या फिर हिंदी में आप इसको बोलते हो योग्य। तो जो डिफरेंट वैल्यू रखने में एबल है, आप उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल बोलोगे। इसका मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो,
ठीक है भी, हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स, आर नॉट फिक्स, आप उनको क्या बोलोगे भी, वेरिएबल बोलोगे। तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल में हमारे पास एग्जांपल क्या है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा, तो ये चीज़ें आपके पास क्या है अभी वेरिएबल में। अब बात है अभी एक्सप्रेशन की, ये सभी चीज़ें पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एनीथिंग anything which we can write, which we write in mathematics in mathematics in algebraic form। अल्जेब्रिक फॉर्म का मतलब है भैया कि आप उसको x में y में और कांस्टेंट में लिखोगे, इज नोन एज एक्सप्रेशन, इज नोन एज एक्सप्रेशन, तो आप उसको एक्सप्रेशन बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा एक्स माइनस 5, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 7x स्क्वायर माइनस 5x, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। मैंने इसके प्लस में 3 कर दिया, तो ये भी एक्सप्रेशन है। मतलब वट एवर यू राइट इज नोन एज एक्सप्रेशन। मैंने 5 को लिखा तो 5 भी एक एक्सप्रेशन है, हालांकि 5 क्या था, कॉन्स्टेंट था, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे अल्जेब्रिक फॉर्म में तो वो क्या होगा भी, एक्सप्रेशन होगा। जैसे यही एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है मेरे पास, एक सिंगल टर्म है। इस एक्सप्रेशन में मेरे पास कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म। फर्स्ट टर्म इज एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म 3। इस एक्सप्रेशन में मेरे पास कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक तो x है और एक -5 है। सेम इस एक्सप्रेशन में मेरे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो भाई कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में, पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को पढ़ाने के लिए सब कुछ हुआ है भी, जितना अभी तक आपको बताया है। यहाँ पे बोल रहे हैं एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन आप पढ़ के आ चुके हो कि एक्सप्रेशन होता क्या है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपने कुछ भी लिखा हुआ एक्सप्रेशन है। इट्स सेड टू बी पॉलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ इफ़ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स भी पढ़ के आ चुके हो। इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, आप नॉन नेगेटिव इंटीजर भी पढ़ के आ चुके हो। व्हेन रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में भी। तो भाई ये क्या है, सबसे पहले क्या चीज़ है, ये एक एक्सप्रेशन है। वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को क्या आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। जो जो इस डेफिनेशन में बोल रहा है वो चीज़ यहाँ अप्लाई कर दो। अगर वो चीज़ें सारी यहाँ अप्लाई हो रही हैं तो ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा, पहले ये एक्सप्रेशन है, हाँ एक्सप्रेशन है। फिर मैंने देखा पावर ऑफ वेरिएबल। अब आपको सिर्फ पावर देखनी है वेरिएबल की। तो इसमें वेरिएबल कौन है आपके पास, यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास x। इस x की पावर क्या है, 1, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के साथ साथ क्या है, इंटीजर भी है। वो कह रहे हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर। तो यहाँ पे x की पावर नेगेटिव नहीं है, 1 है, पॉजिटिव है। y की पावर कितनी है, 1। तो दोनों वेरिएबल की पावर, मेरे को सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है, कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो पॉलिनोमियल होगा। सेकंड एग्जांपल में मेरे पास वेरिएबल क्या है, फिर से मेरे पास वेरिएबल एक तो x है जिसकी पावर 3 है, ये x है जिसकी पावर 1 है, ये x है जिसकी पावर क्या है, -4। और वो बोल क्या रहा है कि पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे पावर क्या आ चुकी है, नेगेटिव। तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी आ चुकी है, -4। इस -4 की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस क्वेश्चन में देखेंगे अभी। अब यहाँ पे क्या है, अभी अब आपको दिख रहा है कि 9 की पावर क्या आ चुकी है, -4, और आप -4 को देखते ही बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, हालांकि ये गलत है। अभी y की पावर यहाँ पे देखनी है आपको, क्योंकि उसने कहा है कि पावर्स ऑफ वेरिएबल्स की ही पावर आपको देखनी है। तो यहाँ पे y की पावर 3 है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 की पावर -4 है। आपको इस 9 की पावर -4 से मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ वेरिएबल की पावर से। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या आपके पास, y की पावर पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 9 क्या है, इसकी पावर क्या है, -4, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि 9 यहाँ पे कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। नेक्स्ट केस में z की पावर कितनी है मेरे पास, 2, पॉजिटिव है। z की पावर कितनी है मेरे पास, 3/4। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है।
जेड की पावर 3/4 तो आ चुकी है, लेकिन क्या ये 3/4 इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से और होना क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर इंटीजर होनी जरूरी है। इसका मतलब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस केस में देखेंगे भी, टी की पावर आपके पास 3 है, ठीक था। टी की पावर आपके पास रूट, तो यहाँ पे रूट टी को मैं लिख क्या सकता हूँ? रूट टी को मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में t⁻⁴ 1/2, और फिर से क्या आ चुकी है पावर? फिर से एक फ्रैक्शन आ चुका है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट केस, ये इंपॉर्टेंट केस है भी। अब आपको लग रहा है कि सर जितने भी वेरिएबल हैं यहाँ पे x है, पावर पॉजिटिव है 3, x है, पावर पॉजिटिव है 2, x है, पावर है पॉजिटिव यहाँ पे भी 1 लेकिन अब इस वर्ड का मीनिंग समझो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आएगा, लेकिन इस केस में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ चुका है, तो आपको इस वेरिएबल को हटाना है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? x³ के नीचे x, फिर -2x² के नीचे x, फिर -7 के नीचे x। अब इस x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, इस x से ये x कैंसिल, तो x बचेगा, लेकिन ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² -2x -7 अपॉन इस x की पावर कितनी है नीचे? 1। और आपको पता होगा कि जब नीचे पावर होगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसको आप लिख सकते हैं x² -2x -7 x⁻⁻1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि नीचे अब वेरिएबल नहीं है। लेकिन जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी तो उस टाइम पे क्या इस x की पावर पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। इस x की पावर पॉजिटिव है? यस पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है। लेकिन क्या इस x की पावर पॉजिटिव है? नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है। मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आप देखेंगे डिग्री की डिग्री क्या होती है? द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यू है, डेट वैल्यू इन पॉलिनोमियल, ये भी ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल के अंदर इज नोन एज डिग्री, आप उसको डिग्री बोलेंगे। सबसे पहले आपको देखनी है पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 3, और इस पावर की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास? 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? तो इस केस में मेरे पास डिग्री होगी 3। लेकिन जब मैं इस केस को समझने जा रहा हूँ भी मेरे को यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी मिली? x की पावर कितनी मिली? 7। अब आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 100 है, लेकिन ये 100 पावर है किसकी? 5 की, और 5 क्या वेरिएबल है यहाँ पे? नहीं, 5 एक कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे डिग्री 100 नहीं बोल सकते, आपको सिर्फ मतलब है पावर वो किसकी होनी चाहिए? वेरिएबल की, तो यहाँ पे आप डिग्री नहीं बोल सकते इसको। तो यहाँ पे डिग्री क्या चलेगी इस क्वेश्चन में भी? इसमें डिग्री चलने वाली है 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मेरे पास h की पावर कितनी है? 4, फिर अगले h की पावर कितनी है? 2, फिर अगले h की पावर कितनी है? रूट में है वो। अब कईयों को लग रहा होगा यहाँ पे भी गलती होती है, क्योंकि ऑप्शन में डिग्री 4 आ जाता है तो यहाँ पे h की पावर आपको मैक्सिमम लग रही है 4, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, और आपको लगेगा कि डिग्री यहाँ पे 4 है। लेकिन क्या सबसे पहले उसने बोला यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, वो बोल रहा है कि पॉलिनोमियल में पावर होनी जरूरी है वो। तो पॉलिनोमियल में पावर आपको देखनी है। सबसे पहले ये नोट करो क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस h की पावर है रूट के अंदर, तो इस h की पावर कितनी बनेगी? 1/2, और जिसकी पावर वेरिएबल में 1/2 फ्रैक्शन आ जाए, क्या वो पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो इस केस में आप डिग्री को क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, कि भाई मैं यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता, या फिर आप नॉट डिफाइन का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट केस, k की पावर 8, अब रूट के अंदर कौन आ चुका है? कांस्टेंट, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। और 2 की पावर कितनी यहाँ पे 10, इससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब सिर्फ किससे? वेरिएबल। वेरिएबल की पावर कितनी है? 8, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी चलने वाली है? 8। तो इस एग्जाम्पल की डिग्री है 8। अब ये बोल रहे हैं कि एवरी कांस्टेंट एक्सेप्ट 0 हैज़ डिग्री, मतलब हर किसी कांस्टेंट की जो भी कांस्टेंट वैल्यू है हर किसी की डिग्री होगी, लेकिन वो डिग्री क्या होगी? वो डिग्री क्या होगी? 0। मैं इसको समझा देता हूँ भी किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है, क्या मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 × 1? फिर क्या मैं इस 5 को 1 को लिख सकता हूँ x⁻⁴? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 डॉट में x⁻⁴। अब अगर ये है
तो मैंने कहा था कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन है कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और उसको छोड़ के इंटीजर होना चाहिए, बस नेगेटिव इंटीजर ना हो। लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर क्या मिल रही है आपको? जीरो। क्या जीरो एक इंटीजर है? इंटीजर है। क्या वो नेगेटिव है? नहीं है। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखी जाएगी। हाईएस्ट पावर क्या है इस एक्स की? यहाँ पे जीरो। तो इस 5 की डिग्री या फिर इसकी डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है भी। तो इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे डिग्री मेरे को कितनी मिलने वाली है? जीरो। सेम ऐसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 7 की डिग्री क्या है, 7 को फिर आप लिख सकते हो 7 इंटू एक्स टू पावर जीरो। फिर से डिग्री कितनी मिलेगी मेरे को? जीरो मिलेगी। 11 को आप 8 को मैं कहूँ, 11 को कहूँ, मतलब किसी भी कांस्टेंट को कहूँगा तो आप साथ में डॉट में एक्स रेस टू पावर जीरो या फिर वाई रेस टू पावर जीरो, कोई भी वेरिएबल आपकी मर्जी का है, एक्स वाई जेड जो भी रख सकते हैं, लेकिन डिग्री आपको हमेशा क्या मिलने वाली है? जीरो। लेकिन मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्ट जीरो, कि जीरो की डिग्री जीरो नहीं होगी। वो जीरो हो भी सकती है कई केसेस में और कई केसेस में जीरो ना भी हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है भी, क्योंकि जैसे जीरो है, अब जीरो के मल्टीप्लाई में आपको हो गया सर 1 रखूँगा तो जीरो ही आंसर आएगा। हाँ ऑब्वियस है जीरो आने वाला है। लेकिन अब आपको हो गया सर मैं अगर यहाँ पे जीरो इंटू एक्स टू पावर जीरो रखूँगा तो इस हिसाब से डिग्री क्या आनी चाहिए? यहाँ पे डिग्री जीरो आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से करूँ तो अब आंसर क्या मिलेगा मेरे को? जीरो। फिर तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर भी ठीक था। तो इस हिसाब से डिग्री मेरे को कितनी मिलनी चाहिए? 2। मैं जीरो इंटू एक्स क्यूब भी तो रख सकता हूँ, उस हिसाब से मेरे को आंसर कितना मिलने वाला है? जीरो। फिर डिग्री मेरे को कितनी मिलेगी? 3। तो इसका मतलब जीरो की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? क्या गारंटी दे सकते हो कि तुम जीरो होगी? लेकिन इस केस में, कांस्टेंट के केस में, 7, 8, 11, इनके केस में आप सिर्फ मल्टीप्लाई में एक्स टू पावर जीरो ही लेके आ सकते थे, तो यहाँ पे तो गारंटी है कि डिग्री जीरो होगी। लेकिन इस केस में आप गारंटी नहीं दे सकते कि डिग्री जीरो होगी, क्योंकि डिग्री जीरो भी है, 2 भी है, 3 भी है और चलती जा रही है। तो इस केस में आप डिग्री क्या दे सकते हो? तो हम कह सकते हैं कि जीरो कैन हैव एनी डिग्री। जीरो कोई भी डिग्री रख सकता है, जीरो भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड। मैं ये बोल सकता हूँ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट जीरो। एक ही कांस्टेंट है, वो किस कांस्टेंट की बात हो रही है? जीरो की। बाकी सभी कांस्टेंट की डिग्री जीरो है, लेकिन द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट जीरो, कि जीरो की ही क्या डिग्री है, वो मैं बोल सकता हूँ नॉट डिफाइंड, कि मैं इस कांस्टेंट जीरो की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकता। या फिर कह सकता हूँ कि ये एक से ज़्यादा डिग्री रख सकता है, जैसे जीरो भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है, 2 भी। सेम अगले क्वेश्चन में है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ जीरो, कि जीरो की डिग्री क्या है वो आपको बता ही दिया है। राइट एनी 2 पोलिनोमियल हुज डिग्री इज जीरो। ऐसे कोई भी 2 पोलिनोमियल लिखो जिनकी डिग्री जीरो है। अभी आपको बताया था कोई भी 2 कांस्टेंट लिख दो। किसी ने कांस्टेंट लिख दिया -17 तो इसकी डिग्री भी जीरो होगी। किसी ने लिख दिया 3/4 तो इसकी भी डिग्री जीरो होगी। कोई भी 2 कांस्टेंट आप लिख सकते थे जिनकी डिग्री जीरो है। अब आपके पास आ जाते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल में पहला पोलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अभी जो मैं आपको यहाँ पे बता गया था, जिसकी डिग्री जीरो होगी, हुज डिग्री इज जीरो। जिसकी डिग्री जीरो होगी वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 5 अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ ये क्या है? एक्सप्रेशन भी है। और कोई भी एक्सप्रेशन को मैं पोलिनोमियल कब बोल सकता हूँ? जब उसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे 5 के डॉट में मैं क्या लगा सकता था? एक्स की पावर जीरो। तो यहाँ पे इस एक्स की पावर कितनी है? जीरो। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? जीरो। तो इसलिए 5 को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला गया। तो जितने भी कांस्टेंट है वो सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे, ध्यान रखना भी। अगला केस है भी लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है जिन पोलिनोमियल में डिग्री 1 होगी वो लीनियर पोलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल x + 5 लीनियर पोलिनोमियल है, 7x - 100 लीनियर पोलिनोमियल है, 4y - 3 लीनियर पोलिनोमियल है। इनमें सभी में पावर कितनी मिल रही है आपको? वेरिएबल की मैक्सिमम 1। एक और चीज़ भाई, जैसे 2x - 3y + 4 ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। देखो ये वाला पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये तीनों पोलिनोमियल हैं सिर्फ एक वेरिएबल में। ये वाला पोलिनोमियल है सिर्फ x वेरिएबल में, ये सिर्फ x वेरिएबल में, और ये सिर्फ y वेरिएबल में। तो इन तीनों पोलिनोमियल को मैं बोलूँगा द पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बट ये वाला जो पोलिनोमियल है वो लीनियर तो है, लेकिन कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल में पोलिनोमियल है। इसके बाद आ जाएगा भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहाँ पे डिग्री कितनी होगी 2, जैसे x² माइनस 5x माइनस 3, अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री कितनी होगी 3, फॉर एग्जांपल x³ या फिर x³ माइनस 7, तो ये सभी एग्जांपल हैं अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब एक एग्जांपल आता है लास्ट के सबके पास है बाई क्वाड्रेटिक, हालांकि इसके बाद भी चलते हैं पेंटा पॉलिनोमियल, ठीक है भी, उसके बाद हेक्सा पॉलिनोमियल, हेप्टा पॉलिनोमियल, ये चलते रहेंगे। लेकिन आपको ज़रूरत तो पड़ेगी वैसे 3 तक ही, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में पता होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक, ये चीज़ ध्यान रखा, क्वार्टिक और बाई क्वाड्रेटिक दोनों सेम केस है जहाँ पे डिग्री कितनी होगी 4, ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हैं। अब आगे भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल के भी, जैसे मैंने लिख दिया 4x माइनस 3, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया अभी अब 4y माइनस 3, एक एग्जांपल लिखा 7x माइनस 3, और यहाँ पे लिख दिया अभी 7y माइनस 3। कोई एग्जांपल लिया मैंने 4x² माइनस 5x प्लस 11, और एक एग्जांपल और ले लिया 4y² माइनस 7x प्लस 5, 2x माइनस 3, 7z माइनस 3, 4y माइनस 7, 4a माइनस 3, ये सभी पॉलिनोमियल है। लेकिन मैं इन पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, बात है रिप्रेजेंट करने की। 4t² माइनस 11t माइनस 6, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने का मतलब है आपको सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखना है, ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल को देखना है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये कोई एक पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया कि ये एक f पॉलिनोमियल है। और लेकिन अब मेरे को बताना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, तो ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में, x में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x। तो इसका मतलब है कि ये f कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन वो f पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, और वो कौन सा पॉलिनोमियल है, डेट इज 4x माइनस 3। मतलब मैं 4x माइनस 3 को सिर्फ fx से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये इस 4x माइनस 3 की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है भी यहाँ तक। सेम इसी तरीके से इस 7x माइनस 3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसमें कौन सा वेरिएबल है आपके पास, x वेरिएबल है, ठीक है भी। तो अब मैंने आपको कहा था कि 4x माइनस 3 कौन सा पॉलिनोमियल है, fx। क्या मैं अब इसका नाम fx रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि fx कौन सा पॉलिनोमियल है, fx तो ये वाला पॉलिनोमियल है भी। 4x माइनस 3 का नाम दे दिया मैंने इस पर्टिकुलर केस में, तो मैं इस वाले को अब fx कैसे मान सकता हूँ, तो इसको मेरे को कोई दूसरा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे fx ना मान के मैं इसको px मान सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे px मान लेता हूँ कि px एक पॉलिनोमियल है, कि ये वाला पॉलिनोमियल कोई एक पॉलिनोमियल है, डेट इज p। लेकिन ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, x में, तो इसलिए मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी px। अब लेकिन मैं अगर इस पॉलिनोमियल की बात करूँ, ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल दिखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, ये 4x माइनस 3 है और ये 4y माइनस 3 है, तो पॉलिनोमियल बिल्कुल सेम है, लेकिन वेरिएबल अलग है। तो इसलिए मैं इस पॉलिनोमियल का नाम रख सकता हूँ f, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका नाम f रखा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम है, तो नाम तो मैं f रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन था, x, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे वेरिएबल दिखाना पड़ेगा कि ये y वेरिएबल है। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल लिखूँ यहाँ पे 4z माइनस 3, अब आप समझ चुके हो कि सेम इस तरह का पॉलिनोमियल पहले आ चुका है जिसका आपने नाम क्या रखा है, f, तो आप यहाँ रखेंगे f, लेकिन ये किस वेरिएबल में है, z में, तो आप यहाँ पे z मेंशन करेंगे और इक्वल टू कि ये इस पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन है f ऑफ z। अब मैं अगले केस पे जा रहा हूँ भी, यहाँ पे 7x माइनस 3 को मैंने रिप्रेजेंट किससे किया, px से, तो मैं यहाँ पे 7y माइनस 3 को किससे रिप्रेजेंट करूँगा। देखो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, अगर ये दोनों सेम लग रहे हैं तो भाई इसको रिप्रेजेंट आपने px से किया है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, p से ही करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे वेरिएबल तो x था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, तो यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ y। तो 7y माइनस 3 आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, py से। सेम इस तरीके से मैं इस पॉलिनोमियल को क्या बोल सकता हूँ, इस पॉलिनोमियल को ना तो मैं px बोल सकता, ना मैं इसको fx बोल सकता, क्योंकि ये इन जैसा नहीं है, तो इसका कोई नया नाम लेके आना पड़ेगा। मैं सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं r लेके आ रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल x ले आऊँगा। क्या अब ये पॉलिनोमियल इसके साथ बिल्कुल सेम है, नहीं है, तो आप इस पॉलिनोमियल का r नाम नहीं रख सकते, अब आप इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से दिखाना पड़ेगा। सपोज करते मैंने इसको t से दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा t ऑफ y। तो इस तरीके से आपको इन सब की नेमिंग करनी है कि क्या बनेगी।
ठीक है। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ भी ये 4a-3 सेम यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ f ऑफ a, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी नेमिंग और इनकी नेमिंग देनी है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक f ऑफ x लिखो, तो कोई भी एक f(x), अब इस क्वेश्चन का इनसे मतलब नहीं है, जो पहले हो चुका है ये अलग है। कोई भी एक f(x), तो मैं लिख सकता हूँ 2x-3। मैं कहूँगा कोई भी एक f ऑफ y लिख दो, ठीक है, तो आप इस तरीके से y में फंक्शन लिखेंगे। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपको अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे देता हूँ x+3, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल x+3 है, अभी रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको सिखा के आया था कि मैं इस x+3 को लिख क्या सकता हूँ। मैं इस x+3 को लेट कर सकता हूँ, लेट कि ये जो f(x) है वो x+3 है, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया। अब मैं आपसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ। अब वैल्यू तो ये हर वैल्यू पे अलग देगा। मान लो मैं x को 1 रख देता हूँ, तो वैल्यू कितनी देगा मेरे को, ये 4 देगा। तो दिस 4 इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन ये वैल्यू x की किस वैल्यू पे है आपको ये समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने x को 1 पुट किया तो यहाँ पे x की जगह मेरे को जहाँ पे भी x होगा उन सारी जगह भी क्या रखना पड़ेगा, 1। तो यहाँ पे लिखा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 + 3 डेट इज इक्वल टू 4। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे पास, 4। एंड व्हाट इज दिस 4? दिस 4 इज द वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल था, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन ये वैल्यू है किस वैल्यू पे, तो आपने यहाँ पे x की जगह क्या रखा हुआ है, 1। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ एट x इज इक्वल टू 2, तो आप x को 2 रख दोगे, तो 2 + 3 आंसर कितना आएगा, 5। तो व्हाट इज दिस 5? दिस 5 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल x+3 एट x इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि y - 7 की वैल्यू क्या होगी एट y इक्वल टू 4, तो अब आप क्या करोगे, y की जगह 4 रख दोगे, 4 - 7 इक्वल टू -3, ठीक है भी। तो इस तरीके से वैल्यू निकल रही है। व्हाट इज दिस 3 - 3? वैल्यू किसकी वैल्यू है, पॉलिनोमियल की। कौन से पॉलिनोमियल की, y - 7 की। किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू 4 पे। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन जो कि अगले टॉपिक को जोड़ेगा, x+7, कि मैं आपको कहूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -7, कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है -7 पे। तो यहाँ पे -7 आप रखेंगे, -7 + 7 इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। तो 0 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन ये 0 किस वैल्यू पे आया है, किस वैल्यू पे आया है, -7 पे। अब यहाँ से टॉपिक बदल रहा है अभी। अब कोई भी पॉलिनोमियल है वो हर पॉलिनोमियल किसी ना किसी वैल्यू पे 0 पक्का होगा। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, -7 पे। ये वाला पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 कर सकते हो आप। अगर x को मैं -3 रख दूं तो ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो सकता क्या। मान लो x को मैंने -3 रखा, तो -3 + 3 आंसर कितना आ रहा है, 0। तो ये 0 क्या है, वैल्यू ही तो है, लेकिन किस वैल्यू पे 0 आई है, ये -3 पे। अब कोई भी पॉलिनोमियल अगर वैल्यू 0 देगा, तो जिस वैल्यू पे वो 0 दे रहा है, जिस x की वैल्यू पे वो 0 दे रहा है, ठीक है, वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज माना जाएगा, ध्यान रखना भी। तो जैसे इस पॉलिनोमियल में x+7 का जीरोज क्या है, अब मैं वही कहूँगा कि जो इसको 0 करेगा वो जीरोज होगा। तो इस x+7 को 0 कौन कर रहा है, -7। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन है, -7। तो मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल के लेके आ रहा हूँ कि -7 इज द जीरोज ऑफ x+7, क्योंकि इस x+7 को 0 किया है -7 ने। तो सेम इस तरीके से आप बताएंगे कि x+3 का जीरोज कौन है, -3। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2x - 4 का जीरोज क्या होगा, क्योंकि अब आपको x को देखना है कि x को ऐसा क्या रखूँ मैं जिससे आंसर 0 आए। तो मेरे ख्याल से x को 2 रख देना चाहिए, क्योंकि जब आप x को 2 रखोगे तो 2 × 2 4 कितना बनेगा, 4। 2 × 2 कितना बनेगा, 4, और माइनस में क्या है यहाँ पे 4। तो 4 - 4 कितना आ रहा है, 0। तो ये वाला पॉलिनोमियल फिर से क्या वैल्यू दे रहा है, 0, लेकिन x की किस वैल्यू पे दे रहा है, 2 पे। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है x इज इक्वल टू 2। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे मैं पढ़ रहा था अभी, या तो 0 की बात करें या फिर जीरोज, किसी भी एक पॉलिनोमियल के जीरोज आपको पढ़ने हैं, जो कि लगभग आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डीप कंसेप्ट रहेगा भी, इसको दोबारा से समझेंगे। मैं आपको कहूँगा कि 4x - 8 इसको जीरोज क्या होगा,
तो आपको सीधा पता लग रहा है सर x को 2 रख दो, पुट x इक्वल टू 2 तो आंसर 0 आएगा। तो ये 2 जो होगा ये इसका क्या होगा, जीरोस होगा। बेसिक से एग्जाम्पल है अभी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा x माइनस 3/4 का जीरोस क्या होगा, आपको कि सर x को ऐसा कुछ रखना है जिससे आंसर 0 आए, तो x को 3/2 रखना पड़ेगा। तो इसका जीरोस क्या होगा, 3/4, इसका क्या होगा, जीरोस होगा। तो ये तो बेसिक से एग्जाम्पल थे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 2x माइनस 3 का जीरोस क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि सर मैं क्या रखूँ यहाँ पे कि आंसर 0 आए। ठीक है, अगर मैं इस x को पुट कर दूँ 3/2 और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिलने वाला है, जब आप x को 3/2 रखेंगे तो यहाँ पे पुट किया मैंने 2, 3/2 माइनस 3, अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचा क्या मेरे पास, 3 माइनस 3, आंसर क्या देगा मेरे को, 0। तो इसका मतलब ये 3/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस। ठीक है, 7x माइनस 11/4। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई कि भाई यहाँ पे जीरोस क्या होगा, तो यहाँ पे जीरोस क्या आने वाला है ये आपको देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे x को 11/28 रखूँ, 11/28, तो फिर देखते हैं क्या बनेगा, 7 11/28 माइनस 11/4, ये 7 28 को कैंसिल कर रहा है कितने पे, 4 पे। तो यहाँ पे आंसर कितना बना, 11/4 माइनस 11/4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका जीरोस कौन है मेरे पास, 11/28। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि भाई सर आपको तो ये पहले से पता होंगे कि भी ये वैल्यू यहाँ पे, एक्चुअल में भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे और मेरी फास्ट कैलकुलेशन चल रही है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेशन में करने में। लेकिन इसका एक और तरीका है, जिस भी पॉलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने हैं, फॉर एग्जांपल इसका जीरोस निकालना है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है, 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर आपको जीरोस निकालना है, मैं पहले कह रहा हूँ भी जीरोस निकालने के लिए 0 के इक्वल रखा है, तो 4x इक्वल टू क्या बनेगा, 8। तो x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, 8/4, और वो कितनी निकल के आ रही है, 2। तो मैंने यहाँ पे यही तो कहा था कि 2 इसका जीरोस है। इस क्वेश्चन में इसको किसके इक्वल रखना है आपने, 0 के इक्वल। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 3/4 इक्वल टू क्या आएगा, 0। और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही है, 3/4, तो 3/4 ही तो जीरोस था इसका। इस क्वेश्चन में फिर से आप इसको किसके इक्वल रख देंगे भाई, 0 के, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 2x 3 उधर गया तो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2, तो ये इसका जीरोस है। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, 0 के इक्वल। तो 7x माइनस 11/4 इक्वल टू 0। तो 7x इक्वल टू क्या बनेगा, 11/4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11/28, तो ये इसका जीरोस है। इसके लिए एक और चीज़ देखते हैं पहले। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन में आपको कहूँ कि x² माइनस 4 का जीरोस क्या होगा, x² माइनस 4 का। अब आपको लग रहा है सर x को पुट कर दो 2 तो 0 आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब आप x को 2 पुट करेंगे तो 2² माइनस 4 आंसर कितना बनता है, 4 माइनस 4 आंसर 0। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल is equal to the degree of that polynomial। मतलब किसी भी एक पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो वो उतने ही जीरोस निकालेगा जितने उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है मेरे पास, 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास कितनी है भाई, 2 है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 2 है तो यहाँ पे इसके जीरोस भी कितने निकलने चाहिए, 2 निकलने चाहिए। लेकिन आपने कितने निकाले हैं, सिर्फ एक ही निकाला है, x की वैल्यू कितनी, 2। तो यहाँ पे एक और वैल्यू रख सकता था मैं, x को अगर मैं -2 रखूँ तो आंसर क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब -2 भी जीरोस है और +2 भी जीरोस है। सेम ऐसे ही x² माइनस 3, x² माइनस 9, इसके कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे। एक तो x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू -3, मतलब जितनी डिग्री उतने जीरोस होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है अभी आपने। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल आपके पास है x⁴ माइनस 7x माइनस 3, इसके कितने जीरोस होंगे, सर जीरोस होंगे इसके 4।
इसके 4 जीरोज होंगे, लेकिन वो कौन से जीरोज हैं हमें नहीं पता, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इसके जिसकी डिग्री 4 है तो उसके जीरोज निकलते कैसे हैं। x⁻100 माइनस 7x माइनस 3, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके जीरोज होंगे सर 100, इसके 100 जीरोज होंगे। अभी इसमें भी डीप क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन पूछता है रियल एंड इमेजिनरी जीरोज, रियल एंड इमेजिनरी जीरोज। अभी मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा है, अभी मैंने आपसे सिर्फ पूछा है कि हाउ मैनी जीरोज, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी रियल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि भाई इसके कितने रियल जीरोज होंगे, कितने इमेजिनरी जीरोज होंगे, लेकिन अभी ये बाद की बात है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। सिर्फ अभी आपको ध्यान रखना है कि जितनी डिग्री उतने जीरोज, नॉर्मली जीरोज, ठीक है। अगर वो रियल जीरोज पूछेगा तो कंसेप्ट बदल जाएगा, अभी ये आगे डिस्कस करेंगे। फाइंड पॉलिनोमियल इफ यू नो द जीरोज। अगर आपको जीरोज पता है तो आपको पॉलिनोमियल बताना है अभी, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि x+5 का जीरोज क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर x+5 का जीरोज है -5। ये अब आप यूज टू हो चुके होंगे इसके भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2x + 10 का जीरोज क्या होगा, तो इसका भी जीरोज क्या है -5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x + 15 का जीरोज क्या होगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा -5। 4x + 20 का जीरोज क्या होगा, सर -5 होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन क्या है अभी, फाइंड पॉलिनोमियल इफ़ यू नो द जीरोज। अगर आपको जीरोज पता हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा ये बताओ। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपको कह दूँ कि एक जीरोज आपको गिवन है और डेट जीरोज इज़ -5, तो इस -5 का पॉलिनोमियल क्या बनेगा वो आपको बताना है। अभी आप देख के आए हो कि -5 तो बहुत सारे पॉलिनोमियल का जीरोज था, ठीक है, और वो x+5 का भी जीरोज है, 2x + 10 का भी जीरोज है, और 3x + 15 का भी है, और 4x + 20 का भी है, और आगे जाके भी चलता रहेगा। इन्फानाइट पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनका जीरोज क्या होगा -5। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि -5 एक जीरोज है, तो वो मेरे को पॉलिनोमियल बताओ। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में कि मैं ये वाला पॉलिनोमियल लिखूँ या फिर ये लिखूँ या फिर ये लिखूँ या फिर ये लिखूँ या फिर आगे वाले लिखूँगा। भाई इन सभी पॉलिनोमियल में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे x+5 है, इससे अगले स्टेप में 2x + 10, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, फिर अंदर क्या बचा x+5। इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, फिर से x+5। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 4, तो अंदर क्या बचेगा x+5। मतलब बेसिक तो आपके पास एक ही है x+5 कॉमन आके बचने वाला है, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है 2, 3, 4 इस तरीके से। तो जब भी वो मेरे से पूछेगा ना भी कि -5 वाले का पॉलिनोमियल बताओ, जीरो दे के पॉलिनोमियल पूछेगा, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को -5 दिया है मैं इसको x के साथ साइन चेंज करके रख दूंगा। सर मेरे को -5 दिया था, मैंने यहाँ पे +5 रख दिया और साथ में क्या लगा दिया x, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। तो -5 जीरोज रखने वाला पॉलिनोमियल कौन है, x+5। क्या ये अकेला पॉलिनोमियल था, नहीं। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल थे, सर इसके साथ 2 भी आ सकता था x+5, ये मैंने यहाँ पे बताया था। इसके साथ 3 भी आ सकता है x+5, क्या 3 ही है, 4 भी आ सकता है। इस तरीके से इन्फानाइट आ सकते हैं 4, 5, 6, तो ये आ सकते हैं। लेकिन जब आपको एग्जाम में आंसर देना होगा कि व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल हु जीरोज इज -5, तो आप उस टाइम पे आंसर क्या देंगे, उस टाइम पे आप आंसर लिखेंगे ये वाला k, फिर आप लिखेंगे कि जो जीरोज आपको दे रखा है -5, तो यहाँ लिखेंगे x+5, तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज कौन है -5 है। अब इस k का मतलब क्या है, सर यहाँ पे k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, चलता रहेगा। ये -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि जीरो है। जीरो को छोड़ के ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये जीरो हुआ तो -5 मतलब 0 इंटू सब कुछ भी है ये, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जीरो को छोड़ के इस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखना भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k को 2 रखता हूँ तो 2x+5, तो ये वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी पॉलिनोमियल को दिखा रहा है, ये किसी एक पॉलिनोमियल को नहीं दिखा रहा है, ये सभी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल को एक अकेली वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो केस था भी फाइंड अ पॉलिनोमियल इफ़ यू नो द जीरोज। लेकिन यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही जीरोज पता था, अगर आपको एक से ज़्यादा जीरोज दे दे तो उस टाइम पे आप कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल अब वो मेरे को कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, जैसे आपको x² - 4 है, आपने इसके जीरोज निकाले थे, वो क्या निकले थे, एक तो 2 निकला था और एक -2। अब मैं सेम आपको कह दूं कि एक पॉलिनोमियल है, आपको बताना है जिसके जीरोज हैं 2 and -2। अब आपको दो जीरोज दे रखे हैं, एक तो 2 दे रखा है और एक -2।
सेम प्रोसेस आपको यहाँ करनी है जो आपने पिछली बार करी थी। जैसे यहाँ पे 2 है, इस 2 के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो आप इसको रखोगे x के साथ -2 माइनस करके, और यहाँ पे x 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप यहाँ रखोगे x+2, बस इसकी मल्टीप्लाई में लेके आना है। ठीक है भाई। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा ना वो पॉलिनोमियल आएगा जिसके जीरोज 2 और -2 होंगे। मल्टीप्लाई करो a - b a+b a² - b² और रिजल्ट क्या है आपके पास, x² - 4। तो इसका मतलब x² - 4 वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज 2 और -2 है। यहाँ से दो कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे। अगर वो आपको पॉलिनोमियल देगा कि इसके जीरोज निकालो तो आप उसको किसके इक्वल रखोगे, 4 जीरोज। आप उस पॉलिनोमियल को x² - 9 को किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। और आपको पता है कि x² - 9 यानी -9 को आप लिख सकते हैं 3² = 0। और प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, x - 3 और x+3 = 0। और यहाँ पे आंसर या तो x - 3 0 होगा या फिर x+3 0 होगा। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास या तो 3 या फिर -3। अब कहीं कह रहे होंगे सर बहुत लंबा मेथड होगा, सीधा कर सकते थे हम, x² - 9 = 0, ये 9 उधर चला जाता और मैं फिर x को लिख देता यहाँ पे √9 और फिर वो कर देता कि +-3 आंसर आ रहा है। भाई रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देती है, ये सबसे पहले ध्यान रखना भी कि √9 कभी भी +-3 नहीं होता, √9 की वैल्यू सिर्फ 3 होती है। इस कंसेप्ट को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे या फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। √9 इज नॉट इक्वल टू +-3, √9 इज इक्वल टू 3, ये है, तो ये नहीं होता। हाँ, अगर फिर भी आपको ये वाला स्टेप लेके चलना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, x² - 9 = 0, तो आप लिखेंगे x² = 9। लेकिन जब आप स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो आप लिखेंगे x = सबसे पहले लगा देंगे भी और उसके बाद यहाँ पे 9, फिर आप लिखेंगे x = पहले से लगा हुआ है, रीज़न दूंगा कि क्यों लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, √9, और √9 की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 3, तो आप यहाँ 3 रखेंगे। अब अपने आप दोनों वैल्यू निकल गई हैं, एक तो प्लस की भी और एक माइनस की भी। ठीक है। अब ये मैंने आपको कहा था कि जब आपको जीरोज पता है तो आपको क्या निकालना होगा, पॉलिनोमियल। तो दो चीज़ें यहाँ से सीखी, एक तो आपको पॉलिनोमियल पता है तो आप जीरोज निकाल सकते हैं, अगर आपको जीरोज पता है तो आप पॉलिनोमियल बता सकते हैं। और तरीका क्या है, जीरोज पता हो तो तरीका ये है कि आप जीरोज के उल्टे साइन लेके बस मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं, और जब आपको पॉलिनोमियल पता है तो आप उसको 0 के इक्वल रख के आंसर निकाल सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन चलता है, कंसेप्ट ऑफ कंपेयरिंग बोथ साइड। भाई ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले टॉपिक के लिए। मतलब मान लो मैं आपको 7x + 3 दूँ और इक्वल में रख दूँ 7x - +a, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी। अब कहीं क्या करेंगे, 7x से 7x काट देंगे और कहेंगे कि a की वैल्यू 3। मैं इसको कंपेयरिंग के तरीके से करना चाहता हूँ। कंपेयरिंग के तरीके से करने का मतलब है 7x + 3 = 7x + a। अब आप सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है x, तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं। अब आपको वेरिएबल 2 लग रहे हैं, एक तो x और एक a। हालांकि ये जो a है यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है। आपको इस a की वैल्यू बतानी है। अभी वेरिएबल आप सिर्फ x और y z को मान के चलेंगे इन केसेस में, पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस में, अभी थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे a b c m n आएगा तो वो कांस्टेंट होंगे और जो x y z आएंगे वो वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे x के साथ क्या है आपको 7, और यहाँ x के साथ क्या मिल रहा है 7, तो इसका मतलब पहले वाले की टर्म दूसरे वाले के साथ बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे प्लस में कौन पड़ा हुआ है a, और यहाँ पे प्लस में कौन है 3, तो इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल है तो ये तभी इक्वल हो सकती है जब पहले वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है, जो कि है। तो अब ये जो दूसरी टर्म है इस दूसरी टर्म के इक्वल हो, इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन, 6x - 7 = ax - 7। अब आपको लग रहा है सर ये 6x - 7 और ax - 7 बिल्कुल सेम से हैं, बस x में जो x के साथ यहाँ पे तो a है और यहाँ पे x के साथ 6 है। अगर ये a 6 हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों सेम लगेंगे मेरे को, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं ऑन कंपेयरिंग। क्या आप ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 6 ही होगी, इसको बोलते हैं कंपेयरिंग करना। एक और एग्जांपल देखते हैं, mx + n = 4x + 3। अब सेम ये वाली स्टेटमेंट इक्वल है इस स्टेटमेंट के, तो ये दोनों इक्वल है। अब इन दोनों को मैं इक्वल कब बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x के साथ कौन है 4, तो यहाँ पे x के साथ क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए, और यहाँ पे n है तो ये जो n है भी यहाँ पे,
तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कितनी वैल्यू मिली है मेरे को 3। तो इसका मतलब मैं यहाँ सीधा लिख सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग कि मेरे को x के साथ यहाँ पे क्या मिल रहा है 4, तो यहाँ पे मेरे को m की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 और वहाँ पे मेरे को n की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो अब बताएंगे भी कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल है 2x² प्लस 7x माइनस 3। आप कमेंट में बताएंगे भी कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है इन दिनों की कंपेयरिंग करके ही। अब नेक्स्ट टॉपिक पे सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। अब कुछ रिजल्ट हैं इस चैप्टर के, और ये जो रिजल्ट चलेंगे ना वो उन्हीं के बेसिस पे भी जो अभी तक आपने पीछे सीखा है, वो सारा काम इसी टॉपिक के लिए किया था अभी। मान लो मैं आपको कहूँ कि किसी एक पोलिनोमियल का जीरोज है 2, तो आप उस पोलिनोमियल को क्या बोलोगे, सर वो पोलिनोमियल होगा x-2। यही तो बताया था कि जो साइन यहाँ मिला है वहाँ पे आपको उल्टा साइन करके रखना है। अगर मैं कहूँ कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज 2 भी है और -2 भी है और 2 भी है और 3 भी है, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा। अब आपको कितने जीरोज दिए मैंने 2, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा, सर इसका साइन चेंज कर दो तो x-2, इसका भी साइन चेंज कर दो तो x-3। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो एक पोलिनोमियल होगा। तो मल्टीप्लाई करके जब आप देखोगे तो क्या आएगा, x² प्लस -3 -5 -5x प्लस 6, तो ये आने वाला। तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस 5x प्लस सी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 6x माइनस एक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज है -2 और 3, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा। सेम वही प्रोसेस, सर इसका साइन है x माइनस तो -2, तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस 2 और मल्टीप्लाई किससे करूंगा इसकी x-3 से, क्योंकि यहाँ पे +3 है। साथ में आप यहाँ k भी लगा सकते हो क्योंकि इन्फानाइट पोलिनोमियल होते हैं, जो कि मैं आपको पीछे सिखा के आया था कि k लगा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं k लगा के नहीं चलता, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस x-6। आप करके देख लेना, भी रिजल्ट ये बनेगा। तो इस तरीके से मैं पोलिनोमियल बता सकता हूँ। जो मेन कंसेप्ट है वो ये है अभी आपका जो अब आने वाला है। जो कुछ यूजफुल रिजल्ट है वो ये है अभी। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है, लेट ax² प्लस bx प्लस सी बी एनी पोलिनोमियल, बी एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरे पास है। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो सबसे पहले बताओ कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। सर इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2। अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो जीरोज कितने होंगे, तो विच इम्प्लाई सर इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। अगर इसके जीरोज 2 होंगे, जीरोज 2 होंगे तो वो जीरोज कौन से हैं मेरे को तो नहीं पता। मैं लेट कर लेता हूँ कि वो दोनों जीरोज क्या होंगे, एक तो अल्फा और एक बीटा। मैंने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। ये अल्फा बीटा किसके जीरोज हैं, ये इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है भाई। लेकिन अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं अभी। मैं कह रहा था कि जिसके जीरोज आपको पता है तो आपको वो पोलिनोमियल पता होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था कि कोई एक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज 2 और 3 हैं, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा, तो आपने वो पोलिनोमियल इस तरीके से निकाला है। सेम काम यहाँ पे आपने करना है कि एक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा। तो आप बोल सकते हो सर ये जो अल्फा है ना x में से माइनस कर दो, और ये जो बीटा है वो x में से माइनस कर दो। यही तो प्रोसेस करोगे अभी आप, यही प्रोसेस यहाँ चलती है। और मैंने कहा था कि अगर आपको बहुत सारे पोलिनोमियल बताने हैं तो इसके आगे क्या लगा दो, k लगा दो। अगर आप k लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है। तो ये वो पोलिनोमियल निकल चुका है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, अब ये वो पोलिनोमियल है जिसके जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा। तो ये वो पोलिनोमियल है जिसके जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा जीरोज हमने माने किसके हैं, इसके माने हैं। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल दोनों सेम होने जरूरी हैं, या फिर दोनों सेम होंगे तभी तो उसके सेम जीरोज निकल सकते हैं। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल के इक्वल में मैं रख सकता हूँ ये वाला पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी, क्योंकि जो जीरोज ये दे रहा है वही जीरोज सेम इसके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पोलिनोमियल सेम हो सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे अभी हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल है किसके, यहाँ पे k एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x इंटू एक्स, x² x इंटू उसके बाद x इंटू माइनस बीटा तो माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आएगा। तो ax² प्लस bx प्लस सी एज इट इज इक्वल टू k, ऐसे कैसा x²। अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, सिर्फ इतने से, यहाँ तक नहीं, सिर्फ इतने में से नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, बीटा x प्लस में अल्फा x
और प्लस में अल्फ़ा बीटा। ये नेगेटिव अगर अंदर वापस आएगा तो इसका साइन फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, अभी यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। ये एक्स मैं कॉमन निकाल देता हूँ, इस तरफ नहीं निकाल रहा, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा और एक्स बाहर आ गया और प्लस में गया अल्फ़ा बीटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अभी। तो इसके बाद क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होगा मेरे पास के एक्स स्क्वायर माइनस इस अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा को, और प्लस में अल्फ़ा बीटा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होगा, के की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब वो कंसेप्ट फिर से आ चुका है अभी, ऑन कंपेयरिंग, अगर आपके समझ में आ रहा हो। भाई थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे ए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है के, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है के। एक्स के साथ कौन है यहाँ पे बी, और यहाँ एक्स के साथ कौन है, यहाँ एक्स के साथ है ये स्टेटमेंट। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे सी है तो सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट आ चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। अगर मैं डिवाइड करूँ, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ कर लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, तो ए के नीचे कौन आएगा, ए के नीचे आएगा बी इक्वल टू, और के नीचे कौन जाएगा, के नीचे जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, के से के कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए बाई बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, टेकिंग रेसिप्रोकल। जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो क्या बनेगा, बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप ये बता दो भी एक बार कि ये अल्फ़ा और बीटा है क्या। सर अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे मेरे पास जीरोज़ थे, और ये जीरोज़ किसके थे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में हमने लिया था उसके थे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा इस जीरोज़ और इस जीरोज़ के बीच में साइन किया प्लस का, तो ये इसका मतलब दोनों जीरोज़ का सम है, तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ सम ऑफ जीरोज़। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ रहा है कि सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ भी, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट। अब इस थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो इस फर्स्ट से, जो कि a इक्वल टू के है। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है मेरे पास, c, इधर क्या है a, और इधर क्या मिलेगा मेरे को, भाई ये जो k मल्टीप्लाई कर रहा था, ये k मल्टीप्लाई ने सबसे किया है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ k लगाना भूल चुके हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, k अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे ही आएगा। और इसके बाद डिवाइड में यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, k, तो k की मल्टीप्लाई k से, के को कैंसिल किया के से, तो यहाँ से आंसर क्या मिला मेरे को, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो ये रिजल्ट था अभी। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, दोनों जीरोज़ हैं, और इन दोनों जीरोज़ का क्या हो रहा है अभी यहाँ पे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, और वो फॉर्मूला क्या बना, सी बाय ए। तो इसके बाद का टॉपिक फिर कल देखेंगे, अभी यहाँ तक देख लेना। अभी वैसे एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई एक पॉलिनोमियल है और जिसके जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ से मेरे को फॉर्मूला मिला कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ जीरोज़, और मैं इसको डिनोट करूँगा एस से। तो इसका आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। और यहाँ पे जो बी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, डिनोट करेंगे अब इसको पी से, और फॉर्मूला क्या है इसका, यहाँ पे सी अपॉन ए, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे ए क्या है अभी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 7x प्लस 3, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ s एंड व्हाट इज़ p। s का मतलब है सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या है इसका, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, c बाई ए। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b हेयर, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू 3 है। तो b की वैल्यू यहाँ पे रख दी -7 और a की वैल्यू रख दी 2, तो आंसर कितना मिला मेरे को, 7/2। और यहाँ पे c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3, और a की वैल्यू कितनी है, 2, तो आंसर मेरे को कितना मिला, 3/2। 3/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और 7/2 सम ऑफ जीरोज है। इसके बाद का भी अगली लेक्चर में देखें।